हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने स्टैटिस्टिक्स के अगले चैप्टर अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं जो कि है स्क्यूनेस या विषमता। तो स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में और चलते हैं हमारी ई क्लास की ओर। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से करें, हमारे वीडियो को आप जरूर पसंद करें, हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना जरूर से न भूलें। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विषमता की, और विषमता की बात करने से पहले स्टूडेंट्स हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारे एक रिवीजन पर, क्योंकि विषमता को यदि समझना है तो उससे पहले हम इस रिवीजन को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, हमने विषमता या स्क्यूनेस से पहले बात की हुई है सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन और डिस्पर्जन की। देखिए, एक्चुअल में ये चीजें क्या है, तभी हम स्क्यूनेस के संबंध में एक डिफरेंशिएशन पता लगा सकेंगे कि वास्तव में स्क्यूनेस क्या है और ये टॉपिक्स क्या है। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं तो सेंट्रल टेंडेंसी में मैंने आपको बताया था कि समंकों में एक गुण पाया जाता है कि वो बीच में आने की कोशिश करते हैं, यानी समंक अधिकांशतः बीच में ही आते हैं। एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल यदि हम लें तो देखते हैं कि हमारे आपकी क्लास में यदि देखा जाए 0 से लेकर 100% की बात की जाए, कि अंकों की बात की जाए, तो बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके 0%, 10%, 20%, 30% होंगे, और बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके 100%, 90%, 80%, 70% होंगे। अधिकांश विद्यार्थी जो होंगे वो लगभग 40 to 60% के बीच में ही होंगे। अधिकांश विद्यार्थी 40 to 60% के बीच में होंगे, चाहे आप अपनी क्लास की बात करें, अपने कॉलेज की बात करें या यूनिवर्सिटी की बात करें, अधिकांश विद्यार्थी इसी एरिया में ही होंगे। तो यानी समंकों में एक गुण होता है, जब बहुत सारे समंक बल्कि डेटा इकट्ठा हो तो अधिकांश समंक बीच की ओर आने की कोशिश करते हैं। ये बीच की ओर आने की कोशिश, ये उनकी प्रवृत्ति ही सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है। इस केंद्रीय प्रवृत्ति में हम 3 तरह के माध्य देख सकते हैं, मीन, मोड और मीडियन। यहाँ पर ये 3 तरह के माध्यों के बारे में भी मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था। इन सभी को डिस्क्राइब्ड वे में जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में जरूर से जाएं, वहां आपको सारे ही वीडियो डिस्क्रिप्टिव वे में अवेलेबल हैं। देखिए, मीन की बात करें तो मीन एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को सेलेक्ट करता है। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या होती है ये मैं आपसे बात करती हूँ। बहुत सारे समंकों में हमें एक वैल्यू ढूंढनी होती है जो वैल्यू पूरे ही समंक को, पूरी ही समंक श्रेणी को रिप्रेजेंट करता हो। तो जहां पर आसपास, जहां पर बहुत सारे समंक इकट्ठे हैं, उन सभी समंकों में से एक वैल्यू को ढूंढ लिया जाएगा जो कि उन सभी समंकों को रिप्रेजेंट करता होगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप अपने कॉलेज में अपने प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं, यानी अधिकांश विद्यार्थी किस कैंडिडेट को पसंद करते हैं, किसे वोट करते हैं, वही आपके कॉलेज का प्रेसिडेंट कहलाता है। यानी आपने मीन, एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया है। इसी तरह से बच्चों, मीडियन की बात करें तो मीडियन किसी भी सीरीज को बिल्कुल 2 बराबर भागों में बांट देता है, एक भाग उससे कम, एक भाग उससे ज्यादा। यानी हम माने हमारी सीरीज 0 से लेकर 100 तक की है, तो ये मीडियन 50 पर एक कट लगा देगा, 50 पर बांट देगा और ये बताएगा कि एक सीरीज तो 50 से कम होगी और दूसरी सीरीज 50 से ज्यादा होगी। तो यहाँ पर मीडियन पूरी सीरीज को 2 भागों में बांटता है। इसके साथ ही मैंने पार्टीशन वैल्यू की भी बात की थी। इन पार्टीशन वैल्यूज की बात मैं आपको इसीलिए यहाँ पर कर रही हूँ क्योंकि यदि आपको स्क्यूनेस को समझना है तो पार्टीशन वैल्यूज को भी समझना होगा। ये पार्टीशन वैल्यूज के बारे में हमने बात की थी कि कई सारे पार्टीशन वैल्यूज होते हैं, चाहे वो क्वार्टाइल्स हो, चाहे क्वांटाइल्स हो, चाहे ऑक्टाइल्स हो, चाहे डीसाइल्स हो, चाहे परसेंटाइल्स हो। इन सभी के बारे में हमने डिस्क्रिप्टिव वे में पहले बात कर चुके हैं और ये सभी श्रेणियों को अपनी लगभग स्थिति के अनुसार, यानी क्वार्टाइल 4 भागों में बांटता है, क्वांटाइल 5 भागों में, ऑक्टाइल 8 भागों में, डीसाइल 10 भागों में और परसेंटाइल 100 भागों में बांटता है। तो इस तरह से सीरीज को बांटने की स्थिति आपको समझ में आनी चाहिए।
नाउ अब बात करते हैं मोड की। तो मोड जो बताता है वो ये बताता है कि आपकी सीरीज में अधिकांश बार रिपीट होने वाली संख्या कौन सी है, यानी कौन सी संख्या मोस्ट फ्रीक्वेंट है, सबसे ज्यादा बार आई है। ये चीज यदि बताता है तो वो मोड बताता है। जनरली फैशन इंडस्ट्रीज में इस मोड का बहुत यूज होता है कि यदि कोई प्रोडक्ट मार्केट में निकाला गया, यदि कोई फैशन मार्केट में निकाला गया है तो क्या ट्रेंड चल रहा है, कस्टमर्स को कौन सी ड्रेस, कौन सा फैशन सबसे ज्यादा पसंद में आया है, ये सभी चीजें मोड के थ्रू ही डिसाइड होती है इन प्रैक्टिकल लाइफ। नाउ डिस्पर्जन की बात करें तो देखिए केवल मीन, मोड, मीडियन और पार्टीशन वैल्यूज को ही जान लेना काफी नहीं होता है। डिस्पर्जन ये बताता है कि किसी भी श्रेणी में जितने भी वैल्यूज हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, वो अपने माध्य से औसतन कितनी दूरी पर स्थित हैं। ये चीज यदि बताता है तो वो डिस्पर्जन बताता है, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति होती है केवल हम एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू या एक सेंट्रल वैल्यू या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू से काम नहीं चला सकते। हमें देखना होता है कि सीरीज की बनावट किस तरह की है, यानी सभी वैल्यूज, सभी सीरीज में स्थित सभी बिंदु अपने माध्य से कितनी दूरी पर स्थित हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि हमने क्या डिसीजन लेना है, तो तब हमें डिस्पर्जन का यूज होता है। नाउ अब बात करते हैं विषमता की। देखिए कुछ चीजें आपको पता चल रही होगी कि यहाँ पर जो मैंने लिखा भी है, दो माध्यों के बीच की दूरी ही विषमता कहलाती है। अब इसको थोड़े अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। देखिए माध्य में कौन कौन से हो सकते हैं। माध्य में x बार, m या z हो सकते हैं, या फिर मीडियन और पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज कौन सी होती है, वही डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, क्वांटाइल, क्वार्टाइल, ऑक्टाइल, ये सभी पार्टीशन वैल्यूज होती हैं। तो यदि इनके बीच में दूरी ज्ञात की जाए तो ये दूरी ही स्क्यूनेस कहलाती है, विषमता कहलाती है। देखिए अपकिरण की बात क्या थी, अपकिरण में विभिन्न पद मूल्यों से अपने माध्य के बीच में दूरी थी, यानी x माइनस एक्स बार, m या z था, यानी विभिन्न पद मूल्यों का उनके माध्यों से दूरी ज्ञात की जाए तो वो डिस्पर्जन कहलाता है। दूरी से मतलब यहाँ डिफरेंस, डेविएशन या माइनस से ही है। लेकिन यदि स्क्यूनेस की बात की जाए तो स्क्यूनेस में हम दो माध्यों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। अब ये दो माध्य कौन कौन से हो सकते हैं, ये x बार m हो सकता है, x बार और z हो सकते हैं, मीडियन और कोई पार्टीशन वैल्यू हो सकती है, जैसे क्वांटाइल, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। ये सब के बीच में यदि दूरी ज्ञात की जा रही है, डेविएशन ज्ञात किया जा रहा है, डिफरेंस ज्ञात किया जा रहा है, तो वो स्क्यूनेस है। थोड़ा और इसे अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। देखिए यदि कोई डिफरेंस है, यदि माध्यों के बीच में कोई डिफरेंस है तो वो सीरीज असिमेट्री टाइप की है। असिमेट्री से मेरा मतलब असममित से है। और यदि किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है तो वो सीरीज सममित तरह की है। अब देखिए ये सममित और असममित किस बला के नाम है, थोड़ा इनको अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। देखिए जब भी कोई सीरीज तैयार की जाती है तो उस सीरीज की फ्रीक्वेंसी किस तरह की होती है, कोई सीरीज की बनावट किस तरह की है, उसको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि वो सीरीज स्क्यूव्ड है या नहीं है, यानी असममित है या सममित तरह की है। देखिए यदि किसी सीरीज की फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह की हो कि हम उसे ग्राफ पर प्लॉट करें तो एक बेल्ड शेप आकृति निकल कर आए, तो ये सीरीज कुछ इस तरह की बनेगी। यानी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे चढ़ रही है, एक टॉप वैल्यू पर पहुंचने के बाद उसी रफ्तार से धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाती है। तो ये सीरीज सिमेट्रिक टाइप की होती है, यानी यहाँ पर ये सममित तरह का बंटन मैंने आपके लिए क्रिएट किया है, वो सीरीज सिमेट्रिक टाइप की कहलाती है। देखिए इसमें होता क्या है, जब कोई सिमेट्री सीरीज हमारे सामने है जिसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे चढ़ रही है और फिर एक टॉप पर पहुंचने के बाद उसी रफ्तार से घटना शुरू हो जाती है, तो उसमें होता क्या है, उसके तुरंत बीच में होता है x बार, m और z। इसे हम थोड़ा यहाँ ड्रॉ करके अच्छे से मैं आपको और बताती हूँ। ये
ये हम सिमेट्री सीरीज की बात कर रहे हैं और ये बेल्ड नुमा शेप बनना चाहिए यदि फ्रीक्वेंसी को हम ग्राफ पर प्लॉट करें और इसके तुरंत बीच में होगा x बार m और z। जी हाँ स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, यदि सीरीज सिमेट्री है, यदि फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह की है, उनको ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद बेल्ड नुमा शेप बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में सीरीज सिमेट्री टाइप की है, सममित टाइप की है और सममित टाइप की सीरीज में किसी तरह का कोई स्क्यूनेस नहीं होता है क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं x बार m और z तीनों ही बराबर हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है एक सममित बंटन में x बार का मान 20 है, m और z का मान बताइए। ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। आप सोचते हैं कि यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन तो गिवन है ही नहीं, x बार और m का मान कैसे बता सकते हैं, m और z का मान कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी क्लियर सी बात है, ये चित्र, ये डायग्राम आपको बता रहा होगा क्योंकि सममित टाइप की सीरीज है, सिमेट्रिक सीरीज है, तो वहां पर x बार m और z तीनों ही बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा x बार 20 है, इसलिए m और z भी 20 होंगे क्योंकि यह एक सिमेट्री टाइप की सीरीज है। नाउ इसमें और क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर क्योंकि ये सिमेट्री टाइप की सीरीज है तो हमें 0 से 100 तक में यहाँ पर रखते हैं, ये बिल्कुल 50 होना चाहिए और यहाँ की वैल्यू 25% और यहाँ की वैल्यू 75% होनी चाहिए। यानी यहाँ पर Q3 हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम Q1 कह सकते हैं। देखिए यदि m में से Q1 को माइनस किया जाए या Q3 में से m को माइनस किया जाए तो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि आप समझ सकते हैं 75 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 माइनस 25 होगा। तो देखिए ये जो तरीका है, ये जो सीरीज बन रही है, ये एक सिमेट्री टाइप की है और ध्यान दीजिएगा सिमेट्री टाइप की सीरीज में किसी तरह का कोई डेविएशन, कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि यदि माध्यों के बीच में कोई डिफरेंस है तो वो असिमेट्री टाइप की सीरीज होगी। अब ये देखिए असिमेट्री क्या होता है, इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए असिमेट्री टाइप की सीरीज कुछ इस तरह की हो सकती है या फिर इस तरह की हो सकती है। देखिए यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की होगी। यदि कुछ इस तरह की सीरीज है जहां पर फ्रीक्वेंसी थोड़ी ही देर में बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होती है और फिर धीरे धीरे घटना शुरू होती है, तो ऐसी स्थिति में सीरीज पॉजिटिवली स्क्यूव्ड कहलाएगी, पॉजिटिव स्क्यूव्ड कहलाएगी क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई डिफरेंस जरूर मिलने वाला है क्योंकि इफ एनी डिफरेंस है तो वो असिमेट्री है और यदि असिमेट्री सीरीज है तो असिमेट्री सीरीज में कुछ इस तरह की स्थिति होती है। x बार सबसे बड़ा होता है, m उससे छोटा होता है और z सबसे छोटा होता है, यानी x बार इज ग्रेटर देन m इज ग्रेटर देन z। यदि इस तरह की स्थिति है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी कुछ धीरे धीरे चढ़ रही है और एक टॉप की वैल्यू पर पहुंचने के बाद तुरंत घट जाती है तो ऐसी स्थिति नेगेटिवली स्क्यूव्ड होती है। यानी इस तरह की जो सीरीज है वो ऋणात्मक रूप से विषम है, यानी उसमें माध्यों के बीच में डिफरेंस तो होगा ही, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। यहाँ पर भी हम मार्क करें तो सबसे छोटा x बार होगा, उससे बड़ा m होगा और सबसे बड़ा जो होगा वो z होगा। ये आइडेंटिफाई करने का बहुत अच्छा तरीका है कि कौन सी सीरीज नेगेटिवली स्क्यूव्ड है और कौन सी सीरीज पॉजिटिवली स्क्यूव्ड है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऐसी सीरीज जो कि सममित टाइप की है जहाँ पर फ्रीक्वेंसी उसी रफ्तार से चढ़ती है और उसी रफ्तार से कम हो जाती है, घट जाती है, तो ऐसी सीरीज में सममितता होती है और स्क्यूनेस बराबर 0 होगा, यानी किसी तरह का कोई स्क्यूनेस नहीं होगा, कोई विषमता होगी ही नहीं। विषमता कब होगी? जब माध्यों के बीच में किसी तरह का कोई डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यदि किसी तरह का डिफरेंस है तो ही वो सीरीज असिमेट्री टाइप की है और स्क्यूव्ड है। लेकिन यदि किसी तरह का माध्यम में कोई डिफरेंस नहीं है तो वो सीरीज सममित टाइप की है, उनमें विषमता पूरी तरह से 0 है। तो सममित टाइप की सीरीज असममित टाइप की सीरीज में या तो पॉजिटिवली स्क्यूव्ड हो सकती है या नेगेटिवली स्क्यूव्ड हो सकती है, और इनके मेजरमेंट मैंने आपको बताए, इनको बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है और प्रश्न कुछ इस तरह से
देखिए एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिया है, एक्स बार एक्स सीरीज दी हुई है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन है। और देखिए ये फ्रीक्वेंसी को आप आइडेंटिफाई कीजिएगा क्योंकि मैंने बार बार आपको नोटिस में डाला है फ्रीक्वेंसी। जब भी आप ग्राफ पर प्लॉट करें तो एक फ्रीक्वेंसी को देखिएगा। तो यदि देखिए हम जो फर्स्ट सीरीज है इसको ग्राफ पर एक प्लॉट करके देखते हैं, 1 3 5 7 5 3 1। देखिए सीरीज 7 पर पहुंचने के बाद उसी रफ्तार से घटना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर इस सीरीज के लिए मैंने एक्स बार एम और जेड निकाला है, और एक्स बार एम और जेड क्योंकि समिट टाइप का है इसलिए एक्स बार इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू जेड रहा, यानी इन तीनों की वैल्यू 20 रही है। माध्यों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0 है। नाउ अगली टाइप की सीरीज देखते हैं। देखिए अगली टाइप की सीरीज में फ्रीक्वेंसी कैसी है, 1 के बाद तुरंत इतनी हाई पहुंच गई 9 पर, फिर 5 4 3 2 1, यानी यहाँ पर सीरीज कुछ इस तरह की है, एकदम ऊपर चढ़ी 9 पर पहुंची और फिर धीरे 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 घटना शुरू हुई। तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू एक्स बार की होनी चाहिए, उससे छोटी एम की और उससे छोटी जेड की होनी चाहिए। देखिए मैंने प्रैक्टिकली करके देखा और इसे निकाला मैंने, एक्स बार एम और जेड की वैल्यू, एक्स बार सबसे बड़ा है, एम उससे छोटा और जेड उससे छोटा, यानी एक्स बार इज ग्रेटर देन एम एंड एम इज ग्रेटर देन जेड। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा तरीका मैंने आपके सामने रखा है, प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करके रखा है। नाउ थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए 1 2 3 4 5 धीरे धीरे चढ़ रही है और 9 पर पहुंचने के बाद तुरंत घट गई। देखिए 5 9 पर पहुंची और उसके बाद तुरंत 1 पर आ गई। जब हम ग्राफ पर प्लॉट करना आप सभी को अच्छे से आता होगा, इन फ्रीक्वेंसी को ग्राफ पर प्लॉट करके कुछ इस तरह का डायग्राम यहाँ पर बनेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स बार सबसे छोटा, एम उससे बड़ा और जेड सबसे बड़ा होगा, यानी एक्स बार इज लेस देन एम, एम इज लेस देन जेड होगा। तो यहाँ प्रैक्टिकली मैंने करके देखा, एक्स बार 23.2, एम 25 उससे बड़ा और जेड उससे भी बड़ा निकला, यानी एक्स बार इज लेस देन एम, एम इज लेस देन जेड। तो गाइस इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने और समझने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। और हमारा आज का वीडियो आपको समझ में आया हो, यदि पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।